Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about steps, benefits and limitations of observation. आज हम बात करेंगे अवलोकन प्रक्रिया के चरणों की। अवलोकन सोच समझकर की जाने वाली क्रमबद्ध प्रक्रिया है, इसलिए अवलोकन प्रारंभ करने से पहले अवलोकनकर्ता को अवलोकन के प्रत्येक चरण को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। अवलोकन प्रक्रिया के चरणों में सबसे पहले आता है तैयारी करना, यानी कि निरीक्षणकर्ता को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि बालक के किस प्रकार के निरीक्षण द्वारा कौन सी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाए। इसके बाद ही निरीक्षण की योजना बनाई जाती है। साथ साथ इस कार्य में उपस्थित होने वाली समस्याओं का हल निकालने की तैयारी भी कर ली जाती है। अवलोकन प्रक्रिया का जो दूसरा चरण आता है वह है व्यवहार का निरीक्षण। इस चरण में यह ध्यान रखा जाता है कि विद्यार्थियों को यह पता ना चले कि कोई उनके व्यवहार का निरीक्षण कर रहा है। इस प्रकार विद्यार्थी अपने स्वाभाविक रूप में अपने कार्य को कर सके और निरीक्षणकर्ता उसके संपर्क में जाकर उसके स्वाभाविक व्यवहार का पता लगा सके और उन्हें लिख सके। इसके बाद निरीक्षण कार्य का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। विद्यार्थियों के व्यवहार का निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण के समय कुछ सूचनाएं एकत्रित कर ली जाती हैं, जिसके आधार पर उचित प्रकार से विश्लेषण किया जाता है और बच्चे के व्यवहार और व्यक्तित्व के बारे में उचित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके पश्चात अवलोकन प्रक्रिया में सामान्यीकरण किया जाता है। विश्लेषित किए गए तथ्यों के आधार पर सामान्य नियम बनाए जाते हैं और यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि एक विशेष आयु के बच्चे विशेष अवस्था में कैसे एक जैसा व्यवहार करते हैं। इसके पश्चात अवलोकनकर्ता को सबसे पहले अवलोकन की रूपरेखा बनाने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे प्रारंभिक आवश्यकताएं, पूर्व जानकारी प्राप्त करना, विस्तृत अवलोकन की रूपरेखा तैयार करना, अवलोकन यंत्रों की आवश्यकता और कुछ अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक आवश्यकताओं की। अवलोकनकर्ता को सबसे पहले अवलोकन की रूपरेखा बनाने के लिए यह निश्चित करना पड़ता है कि उसे किसका अवलोकन करना है, तथ्यों का आलेखन कैसे करना है, अवलोकन का कौन सा प्रकार उपयुक्त होगा और अवलोकनकर्ता और अवलोकनकर्ता व अवलोकित के मध्य संबंध किस प्रकार स्थापित किया जाना है। अब हम बात करेंगे पूर्व जानकारी प्राप्त करना। इस चरण में अवलोकनकर्ता निम्न जानकारी पूर्व में ही प्राप्त कर लेता है, जैसे अध्ययन क्षेत्र की इकाइयों के संबंध में जानकारी, यानी कि कौन से क्षेत्र का अध्ययन करना है, अध्ययन समूह की सामान्य विशेषताओं की जानकारी, जैसे स्वभाव की जानकारी, व्यवसाय की जानकारी या फिर रहन सहन के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। फिर है अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति की जानकारी, साथ ही साथ घटना स्थलों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं विस्तृत अवलोकन रूपरेखा तैयार करने की। रूपरेखा तैयार करने के लिए कुछ बातों को सुनिश्चित करना आवश्यक होता है, जैसे कि उपकल्पना के अनुसार अवलोकन हेतु तथ्यों का निर्धारण करना होता है, आवश्यकता अनुसार नियंत्रण की जो विधियां और परिस्थितियों का निर्धारण करना होता है। नेक्स्ट है सहयोगी कार्यकर्ताओं की भूमिका निर्धारण करना, यानी कि जो भी कार्य करता है और सहयोगी कार्यकर्ताओं की भूमिका का निर्धारण भी किया जाता है।
इसके पश्चात हमें कुछ अवलोकन यंत्र होते हैं, यानी कि अवलोकन कार्य प्रारंभ करने से पहले हमें उपयुक्त अवलोकन यंत्रों का निर्माण करना भी आवश्यक होता है, जिसमें अवलोकन निर्देशिका को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें अवलोकन से संबंधित कुछ निर्देश लिखे हुए होते हैं और उसी डायरी में अवलोकन, जिस बच्चे का अवलोकन किया जाना है उससे संबंधित सारी जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है। अवलोकित तथ्यों के लेखन के लिए उचित आकार के कुछ अवलोकन कार्डों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही साथ अवलोकन अनुसूची एवं चार्ट सूचनाओं का भी व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कैमरा, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल जैसी टेक्निकल आवश्यकताओं को भी सम्मिलित किया जाता है। इनकी सहायता से भी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। अवलोकन प्रक्रिया को देखने के बाद अब हम बात करेंगे कि अवलोकन प्रक्रिया के क्या-क्या लाभ होते हैं। अवलोकन की जो पद्धति है वो सर्वाधिक प्रचलित पद्धति है, क्योंकि अवलोकन पद्धति का प्रयोग शुरू से ही मनुष्य यानी कि आदिकाल से ही स्वाभाविक रूप से अवलोकन करता आया है। इसके अलावा सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए भी यह सबसे उपयोगी पद्धति बताई जाती है। इसका दूसरा लाभ है वैश्विकता का होना। इस विधि में अवलोकनकर्ता घटनाओं को अपनी आंखों से देखकर उनका हूबहू विवरण प्रस्तुत करता है, इसलिए वैश्विकता बनी रहती है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा बहुत ही सरल है, क्योंकि अवलोकन करने के लिए अवलोकनकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ अवलोकनकर्ता किसी घटना को स्वयं के नेत्रों की सहायता से उसका अवलोकन करता है, इसलिए उसे किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। इसे प्राथमिक पद्धति इसलिए कहा गया है क्योंकि यह सभी पद्धतियों से बहुत पुरानी है और मानव आदिकाल से ही सामाजिक घटनाओं का अध्ययन स्वयं करता रहा है और मानव स्वभाव से ही इस पद्धति को अपनाता आया है। अवलोकन पद्धति में अवलोकनकर्ता स्वयं अपनी नेत्रों के द्वारा अवलोकन करता है, इसलिए अध्ययन में निष्पक्षता बनी रहती है और विश्वसनीयता बनी रहती है। नेक्स्ट है, यह एक प्रकार से सत्यापन योग्य पद्धति है, यानी कि अवलोकन पद्धति के द्वारा जो सामग्री एकत्रित की जाती है उसकी पुनः जांच की जा सकती है। कहने का मतलब है संकलित सूचनाओं पर संचय होने पर पुनः परीक्षण संभव होता है। हर पद्धति के कुछ लाभ होते हैं तो वे कुछ सीमाओं में भी बंधे हुए होती हैं। अवलोकन की सीमाओं में सबसे पहले आता है कि अवलोकन पद्धति सभी घटनाओं का अध्ययन नहीं कर पाती है, जैसे कि कुछ अमूर्त घटनाएं होती हैं, जैसे व्यक्ति के विचार, भावनाएं, मनोदशाएं। कई बार इनका अवलोकन संभव नहीं हो पाता है। अवलोकन पद्धति में जो अनुसंधान करता होता है वो घटनाओं को देखकर सूचनाएं एकत्रित करता है, परंतु वह स्वयं एक सामाजिक प्राणी होता है। इस नाते जब वह सामाजिक घटनाओं का अवलोकन कर रहा होता है तो वह कई बार पक्षपात की भावना को अपना लेता है, जिससे कई बार तथ्य अविश्वसनीय हो जाते हैं, यानी कि कुछ सीमा तक इसमें विश्वसनीयता का अभाव देखने को मिलता है। कई बार अवलोकन प्रक्रिया के दौरान ऐसा देखा जाता है कि जब व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है तो अपने वास्तविक व्यवहार का वे त्याग कर देते हैं
और बनावटी व्यवहार कई बार अपना लेते हैं, इसलिए यथार्थता का अवलोकन संभव नहीं हो पाता है और सही तरीके से निष्कर्ष निकाल पाना असंभव होता है। जैसे कि पहले बताया गया था कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। जब वह किसी घटना का अध्ययन कर रहा होता है तो कई बार वह सामाजिक बंधनों में बंधे होने के कारण पक्षपातपूर्ण रवैया अपना लेता है, तो अवलोकन यथार्थ नहीं हो पाता है। यानी कि अवलोकित समूह के व्यवहार में कृत्रिमता और अवलोकनकर्ता के मिथ्या झुकाव के कारण अध्ययन में पक्षपात आने की संभावना रहती है। कई बार अवलोकन प्रक्रिया में अवलोकन की जो वैज्ञानिक प्रणालियां हैं उनका प्रयोग नहीं किया जाता, तो जो अवलोकन है वो अव्यवस्थित हो जाता है और जो भी जानकारी प्राप्त होती है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं हो पाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी घटना का अवलोकन किया जा रहा है तो अवलोकनकर्ता द्वारा उससे संबंधित सभी पक्षों का अवलोकन नहीं किया जाता और जितना अवलोकनकर्ता द्वारा अवलोकन किया है उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकाल दिए जाते हैं। कई बार अवलोकनकर्ता को अपनी धारणाएं, विश्वास, मूल्य और विचार भी तटस्थता को समाप्त कर देते हैं और इस प्रकार जो अवलोकन किया जाता है वो विश्वसनीय नहीं हो पाता है। इस प्रकार कई बार अवलोकन पद्धति समय, धन और परिश्रम की सीमितता के चलते सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन कर पाती है, जिसके कारण सही निष्कर्ष नहीं निकल पाते हैं।